हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सीटेट को कैसे क्रैक करें, यानी कि कम से कम टाइम कंज्यूम करके और मेहनत और इफ़र्ट को बचा करके आप किस तरह से सीटेट को जल्दी से क्रैक कर सकते हो, इन बातों को हम समझेंगे। इन तमाम बिंदुओं में, इन पॉइंट्स में हम इन बातों को समझेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आई एश्योर यू कि आपको 15 से 20 से ज़्यादा यानी 15 to 20 मार्क्स तो मिलने ही वाली है, लेकिन आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स भी समझ में आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये जो एग्ज़ाम होता है ये दो पेपर्स पर डिपेंड होता है। ये दो पेपर्स इसमें होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, यानी स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर के 5th तक अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और इसी तरह से सेंट्रल स्कूल्स में अगर आप 6th से लेकर के 8th तक की क्लासेस में अप्लाई करना चाहते हो तो पेपर सेकंड यहाँ पर क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। ये हुई बेसिक बात। उसके बाद में हम इन पॉइंट्स को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है पैटर्न एंड सिलेबस। अगर आपको सीटेट का एग्ज़ाम क्रैक करना है या कोई भी एग्ज़ाम अगर आप क्रैक करना चाहते हो, उसे पास करना चाहते हो, तो सबसे पहले उसका फॉर्मेट और पैटर्न समझ में आना चाहिए और उसका जो सिलेबस है, यानी क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं, ये चीज़ समझ में आना ज़रूरी है। इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। दूसरी बात होती है CDP। अब CDP का मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हमारे 150 क्वेश्चंस जो होते हैं, चाहे पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो, अगर स्पेसिफिकली हम फर्स्ट की बात करें तो 150 क्वेश्चंस में से ऑलमोस्ट 75 क्वेश्चंस आपके CDP पर रह करके पूछे जाते हैं, यानी कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको सीरियसली करना है। वीडियोस देख करके, मेरे चैनल पर भी वीडियोस अवेलेबल होंगे, तो आप चाहे तो उन वीडियोस को रिफ़र कर सकते हो। ये तो दो पॉइंट हमने समझे जो कि बेसिक हमें समझाते हैं सीटेट के बारे में। अब हम टिप्स और ट्रिक्स शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 3, एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड क्या है? तो ये ऐसा मेथड है कि अगर आप किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं किस तरह से ये जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करूँ, तो उस टाइम पर आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है। अब एलिमिनेशन मेथड क्या है? तो जैसे आप स्क्रीन पर अभी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्री रिक्विजिट फॉर लर्निंग, यानी इनमें से कौन सी सीखने के लिए पूर्व आवश्यकता है, ये पहली कंडीशन है, पहली शर्त है, ऐसा कहा जाता है। तो ऑप्शंस हमारे सामने है, प्लेग्राउंड या यूनिफॉर्म एंड अदर मटेरियल्स या मोटिवेशन या टैलेंट। अब सपोज़ कि आपको इसका आंसर पता नहीं है, तो आप यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किस तरह से करोगे? तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये होता है कि सबसे लेस इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, यानी कि जो आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये 4 में से एक ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है या ये गलत है, तो आपको उसको सबसे पहले अलग करना होता है, उसको एलिमिनेट करते आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस देखिए। प्लेग्राउंड, अब प्री रिक्विजिट फॉर लर्निंग, यहाँ पर सीखने की बात हो रही है, राइट, अधिगम की बात हो रही है। अब अधिगम करने के लिए प्लेग्राउंड कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है? तो हम यहाँ पर प्लेग्राउंड को एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारे पास में 3 ऑप्शंस बचे। अब इन 3 ऑप्शंस में से अगर हम तुक्काबाजी भी करते हैं तो हमारे पास में सही होने की या राइट होने के हमारे जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, राइट। लेकिन अब हम उन 3 ऑप्शंस को देखते हैं। वो बचे हैं यूनिफॉर्म एंड अदर मटेरियल्स, मोटिवेशन और टैलेंट। अब सीखने की यहाँ पर बात हो रही है जो, और वो भी प्री रिक्विजिट हमसे पूछा जा रहा है कि सीखने के लिए या अधिगम के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? तो वहाँ पर यूनिफॉर्म और मटेरियल, तो ये पहली शर्त नहीं हो सकता है। यानी कि अगर कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनेगा तो वो सीख नहीं सकता है क्या? यानी अगर वो सिविल ड्रेस में है या अपने घर के ड्रेस में अगर वो है तो क्या वो उसका अधिगम नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए देखिए हम इसे भी एलिमिनेट कर देते हैं। तो अब हमारे पास में 2 ऑप्शंस बचे, एक मोटिवेशन है और एक टैलेंट है। अब अगर हमको यहाँ पर अगर हम तुक्काबाजी करते हैं, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाते हैं, तो हमारे पास में 50-50 चांस होते हैं सही होने के, राइट। यानी 50% है मोटिवेशन और 50% है टैलेंट। तो इसमें से किसी एक को हमें सिलेक्ट करना है। इसका जो सही जवाब है इस क्वेश्चन का, तो वह है मोटिवेशन इज़ द प्री रिक्विजिट फॉर लर्निंग। ऐसा जब हम पेडागोजी पढ़ते हैं और चाइल्ड साइकोलॉजी भी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती है। तो आई होप कि आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है पॉइंट नंबर 4, नॉट, बी केयरफुल। तो नॉट, ये जो एक शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें नॉट लिखा होता है। जैसे अभी हम एक स्क्रीन पर क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि इसको समझना आसान हो जाए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए थीम ऑफ EVS। तो अब हमसे यहाँ पर नॉट लगाकर पूछा गया है। सबसे पहले तो हमको EVS की थीम्स पता होना चाहिए कि EVS की थीम क्या क्या है, और अगर वो हमें पता है
और उसके बाद भी अगर हम इस क्वेश्चन में नॉट पर ध्यान नहीं देते हैं, यानी कि हमसे क्या नहीं पूछा गया है, यानी ये नकारात्मक क्वेश्चन है, तो इसमें जो जवाब होगा वो नकारात्मक सेंस वाला होगा, ये अगर नॉट है तो, या तो फिर जो नहीं है। जैसे अगर आपको ईवीएस की थीम्स पता है, अब मैं आपको यहाँ पर ईवीएस की थीम बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ईवीएस की थीम्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर साल प्रति वर्ष इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक जो है केयरफुली इन थीम्स को सुन लीजिए। सबसे पहले तो पहली थीम होती है बच्चे का परिवार और उसके दोस्त, यानी फैमिली एंड फ्रेंड्स, राइट। ये सबसे पहली थीम है ईवीएस की। ईवीएस की स्टार्टिंग एनसीईआरटी की बुक्स में स्टैंडर्ड 3rd से हो जाती है, और ईवीएस पर हमसे पेपर फर्स्ट में 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन 30 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस आपके कंटेंट पर होते हैं, जो कि ईवीएस यहाँ पर उसी पर हम बात कर रहे हैं। तो मैं थीम आपको बता रहा था कि ईवीएस की थीम्स कौन कौन सी है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। तो ईवीएस की जो पहली थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी बच्चे का जो घर है, जो परिवार है वो, और उसके मित्र या उसके दोस्त। फैमिली एंड फ्रेंड्स के बाद में होता है फूड, फूड यानी कि जो खाना जिसे वो खाता है, राइट, ये दूसरी थीम है। उसके बाद में होता है वाटर, यानी खाना खाने के बाद वो पानी पीता है, तो इसलिए पानी या वाटर, ये उसकी तीसरी थीम हो जाती है। इसी तरह से फिर वो घर में रहता है, तो उस घर को हम कहेंगे शेल्टर, इंग्लिश में उसे हम शेल्टर कहते हैं, तो ये तीसरी थीम यानी कि शेल्टर हो जाता है। फिर उसके बाद में चौथा होता है, अब उसके पास में घर में भी है तो अब वो थोड़ा घूमेगा फिरेगा, मतलब उसको ट्रैवलिंग हम कहेंगे, तो ट्रैवल यानी कि वो इधर उधर घूमना फिरना, तो इसे हम ट्रैवल कहते हैं। ट्रैवल ये चौथी थीम है। इसी तरह से फिर वो अलग अलग काम करता है, तो उसे हम कहेंगे थिंग्स वी मेक एंड डू, जो चीज़ें हम करते हैं और बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। तो ये सब जो मैंने आपको कहा हूँ ऑलमोस्ट ये थीम्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है। अगर आप सिर्फ इतना भी याद कर लेते हो तो आपके 1 या 2 मार्क्स यहाँ पर फिक्स हो जाते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की ये थीम्स में से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब वापस हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि कौन सा जो ऑप्शंस है, जो 4 ऑप्शंस हमारे सामने है, तो उसमें से कौन सा एक ऑप्शन ईवीएस की थीम नहीं है, राइट। तो अब हमने यहाँ पर ऑलरेडी बात कर ली है फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये तो ईवीएस की थीम है। उसके बाद में बुक्स, तो देखिए बुक्स जो है उसकी थीम नहीं है। उसके बाद में शेल्टर हमने देखा, ये भी ईवीएस की थीम है। थिंग्स वी मेक एंड डू, तो ये भी ईवीएस की थीम है। तो इस तरह से जो थीम नहीं है, नॉट हमसे पूछा गया है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बुक्स। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 5 यानी कि सीसीई। तो सीसीई क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब जब भी आप सीटेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए बैठे हो तो आपको सिर्फ एक बात याद रखना है, और वो बात ये है कि आपको बच्चे को केंद्र में रखना है, बच्चे को सेंटर में रखना है, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देना है। यानी कि बच्चे को छोड़कर के जितनी भी चीज़ें हैं वो बाद में आती है। अगर ऑप्शन में बच्चे को छोड़कर किसी दूसरी चीज़ पर फोकस किया जा रहा है, उसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, तो याद रखिए वो ऑप्शन हमेशा जो है गलत होता है, राइट। जैसे कोई भी काम, या आपको सिर्फ ये देखना है कि बच्चा वहाँ पर एक्टिविटी कर रहा है, बच्चे को कुछ करने की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, बच्चा खुद से नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहा है, इस तरह की जो भी चीज़ें रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म में हम उनको पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें सीसीई यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरफ इशारा करती है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि बच्चा पहले और अध्यापक बाद में, यानी सबसे पहला इंपॉर्टेंस आपको बच्चे को देना है। तो ऐसे ऑप्शन में आपको ध्यान से, बहुत ध्यानपूर्वक देखना चाहिए जिसमें बच्चे पर इम्पोर्टेंस दिया, बच्चे को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, राइट। तो ये होता है सीसी। उसके बाद में होता है एनसीएफ 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 क्या बोलता है कि आपको ये भी बहुत ध्यानपूर्वक यहाँ पर सुनना चाहिए कि जो कुछ भी उसको कक्षा में या क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है तो उसको उसके आउटर वर्ल्ड के साथ में कनेक्ट करके बताना चाहिए। यानी कि हमें यहाँ पर रोट लर्निंग या मेमोराइजेशन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, जिसे हम आगे अभी और अच्छे डीप में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ ये समझिए कि जो कुछ भी क्लासरूम में पढ़ाया जाता है उसको उसके आउटर वर्ल्ड के साथ में कनेक्ट करते आना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि क्लासरूम में वो जो कुछ भी पढ़ रहा है तो उसको एक बिल्कुल अजनबी लगे, एकदम अजनबी उसको फील हो कि यार ये सब क्या चल रहा है, मतलब जो कुछ भी मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ तो इसका मेरे दैनिक जीवन में, रोज़ाना की मेरी ज़िंदगी में, मेरे जीवन में इसका क्या उपयोग है। तो ये उसके दिमाग में इस तरह के क्वेश्चन आना चाहिए, राइट। तो ये हो जाता है एनसीएफ 2005, जिसे मैंने आपको बता दिया हूँ कि क्लासरूम में पढ़ाई जाने वाली चीज़ों को आउटर वर्ल्ड के साथ में, बाहर की दुनिया के साथ कनेक्ट करते आना चाहिए, कनेक्ट करके टीचर ने बताना चाहिए, इस तरह की टीचिंग होना चाहिए। तो ये हमने पॉइंट नंबर 5 भी समझ लिया है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 6, अवॉइड एक्सट्रीमिज़म एंड मेमोराइजेशन। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्सट्रीमिज़म क्या है। एक्सट्रीमिज़म ये है कि
कुछ ऑप्शंस आपको ऐसे मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में जिनमें ये कहा जाएगा कि केवल यही सही है, मतलब बाकी सब गलत है और सिर्फ एक चीज़ सही है, ऐसा नहीं होता है। मतलब मैं सही और सारी दुनिया गलत, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, हर एक में कुछ ना कुछ त्रुटि होती है, कुछ ख़ास बात, अच्छी बातें होती है, राइट, कुछ ना कुछ कमी होती है। तो इस तरह की चीज़ यहाँ पर भी होती है कि हमको क्वेश्चन पेपर में एक्सट्रीमिज़म को अवॉइड करना है, यानी ऐसा पॉइंट है जिसमें एक्सट्रीमिज़म को बताया जा रहा है, बहुत ही हाइपर कोई बात कही जा रही है। जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन देख करके इसे समझ लेते हैं। देखते हैं हम क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, हाउ विल यू इंट्रोड्यूस इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल। तो बहुत सिंपल हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप प्रारंभिक स्तर पर अंग्रेजी का परिचय कैसे देंगे, राइट। ये हो गया, हमारे क्वेश्चन समझ में आ गया, हमने क्वेश्चन को पढ़ा और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमने कॉम्प्रीहेंड कर लिया है। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। बाय शोइंग इंग्लिश वीडियोज़ ओनली, यानी कि केवल अंग्रेजी वीडियो दिखाकर, तो आपको अंग्रेज़ी इंट्रोड्यूस करना है, आप अंग्रेज़ी का परिचय करवाना चाहते हो बच्चों में, लेकिन आप क्या बोल रहे हो कि सिर्फ केवल अंग्रेज़ी वीडियो दिखाकर। तो यहाँ पर आ गया आपका केवल यानी कि ओनली, तो ये हो जाता है रॉन्ग। उसके बाद आगे भी हमारा देखना ज़रूरी है। बाय रीडिंग अगेन एंड अगेन, देखिए अगेन एंड अगेन यहाँ पर भी एक्सट्रीमिज़म की तरफ इशारा किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी काम, कोई भी बात अगर आप क्लासरूम में बार बार करते हो तो इससे जो हमारे बच्चे हैं वो बोर्डम का शिकार हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो हमें रीडिंग अगेन एंड अगेन नहीं करना है, राइट। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर एलिमिनेट हो गया है। उसके बाद तीसरा देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ मदर टंग ऑफ द चाइल्ड, तो बच्चे की जो मातृभाषा है उसका हम उपयोग करेंगे और इस तरह से दोनों लैंग्वेजेस को मिला करके हम वहाँ पर इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये तो बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन चौथा ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश विदाउट मदर टंग, तो मातृभाषा के बिना इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करना बिल्कुल नामुमकिन है, असंभव है। तो देखिए यहाँ पर भी एक्सट्रीमिज़म की तरफ और नेगेटिविटी की तरफ इशारा है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि सीटेट के एग्ज़ाम में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ऑप्शंस आपको ढूंढना है जिनमें पॉजिटिव बात कही जा रही है, रचनात्मक बात हो रही है, कंस्ट्रक्टिविस्ट बात हो रही है, राइट, कंस्ट्रक्टिविज़म को प्रमोट किया जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे ऑप्शंस आपको देखते रहना चाहिए। और ऐसी चीज़ें जिसमें नकारात्मकता है या नेगेटिविटी आपको देखने को मिल रही है, तो ऐसे ऑप्शंस को आपको सबसे पहले बाहर कर देना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे सामने था उसका जो सही ऑप्शन है वो जाता है कि आपको इंट्रोड्यूस करना है इंग्लिश को एलिमेंट्री लेवल पर, तो आप मदर टंग की सहायता से उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको ये चीज़ देखना है कि मेमोराइजेशन यानी कि रोट लर्निंग को प्रमोट नहीं करना है। मतलब बच्चा ये चीज़ याद करके आता है या बच्चे को ये याद करने के लिए देना, बच्चों को रट्टिफिकेशन करवाना जिसे हम बोलते हैं, यानी कि खूब रटना, रट्टू तोता उसे बनाना, ये हमारा काम बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है और अंडरस्टैंडिंग से भी ज़्यादा बच्चे ने उस चीज़ को फील करना चाहिए जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हो, राइट। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बच्चे को उस चीज़ का एक्सपीरियंस आना चाहिए, रियल लाइफ एक्सपीरियंस उसको मिलना चाहिए, उसकी क्लासरूम की दुनिया को आउटर वर्ल्ड के साथ में कनेक्ट करते आना चाहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि मेमोराइजेशन। तो अगर ऑप्शन में आपको मेमोराइजेशन कहीं पर भी देखने को मिलता है, रोट लर्निंग देखने को मिलता है, याद करना या मेमोराइजेशन, तो वहाँ पर वो ऑप्शन हो जाता है रॉन्ग यानी कि गलत। तो ये बहुत सिंपल बात है, तो इसमें हमसे गलती ना हो इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है वो है अपॉर्चुनिटीज़। अब अपॉर्चुनिटीज़ मैंने ऐसा पॉइंट इसलिए लिया हो, यानी कि सीटेट का जो हमारा प्रश्न का पर्चा जो होता है, क्वेश्चन पेपर जो हमारा होता है, तो वहाँ पर हमें ये चीज़ देखना है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाना चाहिए। यानी कि ऐसा ऑप्शन जो बच्चों को इम्पोर्टेंस तो दे रहा है और साथ साथ में उनको अपॉर्चुनिटीज़ देने की बात कर रहा है, उनको अवसर देने की बात कर रहा है, तो वो ऑप्शन भी हमारा बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वही ऑप्शन सही होता है। क्योंकि यहाँ पर फिर से वही बात आती है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी कि CCE में यही बात कही गई है, राइट। तो हम यहाँ पर एक प्रश्न के द्वारा इस चीज़ को और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए आप प्रश्न स्क्रीन पर देख लीजिए। हाउ विल यू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू सेव ट्रीज, यानी आप छात्रों को पेड़ बचाने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे। उसके ऑप्शंस इस तरह से, टेलिंग देम स्टोरीज अबाउट ट्रीज एंड विलेजेस, तो उनको पेड़ों की और गाँवों के बारे में कहानियाँ सुनाएंगे, इस तरह से मोटिवेट करेंगे। किसी हद तक ये ठीक है। उसके बाद देखते हैं, प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज़ टू प्लांट ए ट्री, उन्हें पेड़ लगाने का अवसर प्रदान करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देने की बात की जा रही है, यानी उनको सिर्फ वो खुद करके उसको देखने वाले हैं और उनको खुद वहाँ पर एक्सपीरियंस उस चीज़ का मिलने वाला है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन हम तीसरा और चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं।
टेल देम टू रिमेंबर स्लोगन्स टू सेव ट्रीज, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिमेंबर करने की बात हो रही है कि स्लोगन आपको याद करना है। मतलब अगर बच्चे के अंदर बच्चे को हमें मोटिवेट करना है ट्री लगाने के लिए और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में या हमारे वातावरण के बारे में हम उसे मोटिवेट करना चाहते हैं, तो हम उसे स्लोगन याद करने का बोलेंगे तो इस तरह से वो मोटिवेटेड फील करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है, राइट। उसके बाद चौथा ऑप्शन है मेकिंग ड्राइंग्स ऑफ ट्रीज, तो ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर चारों ऑप्शन में सबसे जो सही ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो वो है प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज़ टू प्लांट अ ट्री, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है कि उनको हम अवसर देंगे पेड़ लगाने का। तो इससे क्या होगा कि उनको एक्सपीरियंस मिलता है और जब वो खुद उस प्लांट को लगाते हैं या जब वो ट्री लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो उसकी देखभाल भी वो करते हैं और इस तरह से उनमें एक स्पेशल जो है जागरूकता इन्वायरमेंट को लेकर के हो जाती है। तो इस तरह से हमने अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि अवसर बच्चों को किस तरह से दिया जाए, और वो ऑप्शन जिसमें अवसर की या अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे क्वेश्चन के माध्यम से समझ लिया है। उसके बाद में हो जाता है हमारा पॉइंट नंबर 8 यानी कि सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हमारे इस चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, आगे वीडियोज़ मैं बनाने वाला हूँ जिसमें हम पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर को एक के बाद एक जो है सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो आप उन्हें भी देख सकते हो, या अगर आप सेल्फ स्टडी करना पसंद करते हो तो आपको खुद से जो है सीटेट की वेबसाइट पर जाना चाहिए, वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाउनलोड करना चाहिए, क्वेश्चन पेपर्स को, और उन्हें सॉल्व करना चाहिए। तो इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछे जाते हैं, राइट। उसके बाद में है सॉल्व इन 2-3 स्टेजेस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए बैठते हो, अब आपके पास में 150 मिनट से यानी 2.5 घंटा आपके पास में है, राइट। 150 प्रश्न आपको फेस करना है, तो क्या करिए आप सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर को स्कैन करिए, मतलब शुरू का 1 मिनट आपका इसमें जाता है, 1-2 मिनट, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को एक के बाद एक पेजेस को पलटा करके सिर्फ देखिए। तो इससे क्या होता है कि हमारे माइंड में एक पूरे क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर और उसकी एक इमेज बन जाती है, राइट। उसके बाद आप सॉल्व करना शुरू करिए और 2 या 3 स्टेजेस में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। मतलब पहली स्टेज में आप क्या करिए कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करिए जो बहुत ईजी है, मतलब जिसे आपने पढ़ा है या जिनके बारे में हमने यहाँ पर टिप्स और ट्रिक्स में बात कर रखी है, तो उन क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लिए। उसके बाद उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में जो आपको लगता है कि थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है या जिनको जो है थोड़ा ज़्यादा हमें ध्यान दे करके करना पड़ेगा, तो आप उसे दूसरे या तीसरे राउंड में सॉल्व करिए। तो इस तरह से 150 क्वेश्चंस को आप पहले, दूसरे और तीसरे राउंड में या एटलीस्ट 2 राउंड में आपने सॉल्व करना चाहिए। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से। मतलब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 1-2 नहीं बल्कि 5 से लेकर के 10 तक इनकी क्वांटिटी हो सकती है। सिर्फ जो टॉपिक यहाँ पर लिखे हैं उनके मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि हो सकता है मैं आपको कम करके बता रहा हूँ, हो सकता है 10 से ज़्यादा भी प्रश्न इन टॉपिक्स पर पूछे जाए। तो पहला है PKVP। अब PKVP ये क्या है, तो हम अगर चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जो हमने CDP यहाँ पर पहले भी देखा था, तो उसमें सबसे पहले यहाँ पर हो जाता है आपका पियाजे। तो पियाजे साहब बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के एग्जाम में। तो पियाजे क्या कहते हैं आपको, सिर्फ मैं इस वीडियो में सिर्फ अगर इतना बता दूं कि आप इतना याद रखिए कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पियाजे ने बात की है, राइट। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जो होता है, उसकी बुद्धि का, उसका मेंटल डेवलपमेंट हम इसे कह सकते हैं, तो उसके बारे में पियाजे ने बात की है। सिर्फ अगर आप इतना भी याद रखते हो तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ एलिमिनेट करने में सहायता कर सकती है या सही ऑप्शन को सिलेक्ट करने में आपको सहायता मिल सकती है कि पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की यानी मेंटल डेवलपमेंट की बात की है। और ये कंस्ट्रक्टिविज्म को सपोर्ट करते हैं, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चा जो है नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकता है, संरचनावाद की तरफ यहाँ पर इशारा किया जाता है। तो आपको पियाजे के बारे में P फॉर पियाजे सिर्फ इतना याद रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में, और ये जो है कंस्ट्रक्टिविज्म को बढ़ावा देते हैं, उससे सपोर्ट करते, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ इनका जो है पूरा के पूरा रुझान है। पूरे उनके जो भी आप आगे हम पढ़ेंगे उन सारी चीज़ों को, तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, राइट। उसके बाद में हो जाता है कोलबर्ग। अब कोलबर्ग जो है, तो ये पियाजे साहब ने जो जो चीज़ें बताई है उसमें उन्होंने मोरल डेवलपमेंट को लिया है और मोरल डेवलपमेंट को लेकर के वो आगे चलते। तो आपको सिर्फ 2 वर्ड्स अगर याद हो जाते हैं कि कोलबर्ग, और कोलबर्ग ने जो बात की है वो है मोरल डेवलपमेंट की, यानी नैतिकता के विकास की, या नैतिक जो मूल होते हैं अलग अलग, जिसे हम वैल्यूज़ भी कहते हैं, तो वो सारी चीज़ों की बात कोलबर्ग करते हैं, राइट। इतना आपको याद रखना है।
उसके बाद में है वी फॉर वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की के लिए सिर्फ आपको एक वर्ड याद रखना है कि वाइगोत्स्की ने समाज को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, यानी कि सोशल एक्टिविटी को। क्या होता है कि बच्चे का जो विकास है, तो वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि कंप्लीट जो डेवलपमेंट है या उसका जो पूरा के पूरा विकास है वो समाज में होता है। और ये बात बहुत सही भी है कि हम खुद जो है सोशल एनिमल है, हम समाज में रह कर के हमारी नीड्स को पूरा करते हैं और हमारा जो डेवलपमेंट है वो समाज में ही होता है। समाज से जुड़ कर के ही हम रह सकते हैं। हमें ज़िंदा रहने के लिए समाज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, राइट। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की भी यही बोलते हैं कि हमारे लिए समाज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सिर्फ 2 वर्ड्स याद रखना है, वाइगोत्स्की, समाज, राइट। उसके बाद में है पेवलोव, पी फॉर पेवलोव। तो इस तरह से पी के वीपी बन जाता है। पेवलोव ने क्या किया था कि एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उसको उन्होंने कंडीशन कर दिया था। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पेवलोव कंडीशनिंग की बात करते हैं और इस कंडीशनिंग को हमने फिर किस तरह से टीचिंग में यूज़ करना चाहिए वो सारी बातें हो जाती है। तो वहाँ पर उन्होंने जो भूखा जो डॉग था उसे खाना उन्होंने बताया, तो उसके बाद में वो जो है उसके मुंह में पानी आ गया। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया, वहाँ पर बेल बजाई, बेल बजाने के बाद उसको खाना बताते हैं। तो क्या होता है कि सिर्फ बेल की आवाज़ सुनने के बाद में भी जो डॉग है वो स्लाइवेट करता है। स्लाइवेट करना यानी उसके मुँह से पानी निकलता है खाने को देख करके, राइट। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर खाना सामने नहीं भी और सिर्फ बेल अगर वहाँ पर बजाई जाती है, तो जो पेवलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें वो जो कुत्ता है, पेवलोव का जो कुत्ता है, तो वो वहाँ पर स्लाइवेट करना शुरू कर देता है। तो इससे समझ में आया है कि उसकी उस तरह से कंडीशनिंग हो गई है। तो यहाँ पर हमने इसका टीचिंग में यूज़ करना चाहिए। बच्चों को मोटिवेशन या प्रेरित करने के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं और बच्चों को अपने विषय की तरफ आकर्षित करने के लिए भी उसका यूज़ किया जा सकता है। तो आप सिर्फ इतना जो मैंने यहाँ पर कहा हूँ कि पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कोलबर्ग मोरल वैल्यूज़ एंड देयर डेवलपमेंट, उसके बाद वाइगोत्स्की सोशल स्ट्रक्चर या समाज, उसके बाद में पेवलोव यानी कंडीशनिंग की बात करते हैं। इतना भी अगर आप याद रख ले तो मोर देन इनफ है। ये एक शॉर्टकट है, हालांकि मैं शॉर्टकट को प्रमोट नहीं करता हूँ, हमने मेहनत करना चाहिए। उसके बाद में ऑप्शन नंबर 2 या पॉइंट नंबर 2 है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, अधिगम और अर्जन। अधिगम को हम कहते हैं लर्निंग और अर्जन को हम कहते हैं एक्विजिशन। एक्विजिशन पर तो ऑलमोस्ट आपको हर क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर एकदम फास्टली हम उसे समझ लेते हैं। अधिगम होता है जब आप फॉर्मल वे में कोई चीज़ सीखते हो, एफर्ट लगा करके कॉन्शियसली मेहनत करके कुछ सीखते हो, तो उसे हम लर्निंग कहते हैं। जैसे स्कूल में हम सीख रहे हैं या वीडियो देखकर आप सीख रहे हो, ये लर्निंग है, अधिगम है, राइट। ये चीज़ क्लियर अगर हो गई है तो उसके बाद में होता है अर्जन। अर्जन करना यानी अधिग्रहण करना। किसी चीज़ को ऑटोमेटिकली जब बच्चा सीखता है, जब वो अर्ली चाइल्डहुड के पीरियड में होता है यानी पूर्व बाल्यावस्था की स्टेज में जब वो होता है, तो वो लैंग्वेज को अपने वातावरण से, अपने परिवेश से, अपने परिवार से एक्वायर करता है, ऑटोमेटिकली सीखता है। और एक चीज़ मैं आपको याद रखने के लिए बताना चाहूँगा कि चोम्स्की ने कहा था कि ह्यूमन ब्रेन में एक हाइपोथेटिकल डिवाइस होता है। हाइपोथेटिकल एक पार्ट है, उसे हम माइंड में से निकाल करके देख नहीं सकते ऐसे, लेकिन एक हाइपोथेटिकल डिवाइस होता है जिसे उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा था, यानी कि लैड। तो लैड क्या करता है कि उसकी मदद से या उसकी सहायता से बच्चा लैंग्वेज को बहुत फास्ट एक्वायर कर लेता है, और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है तो जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो वीक होता जाता है, राइट। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अधिगम क्या है, तो फॉर्मल वे में एफर्ट लगा करके सीखना, और अर्जन क्या है, तो नेचुरली आप सीख रहे हो, उसे हम अर्जन कहते हैं। जैसे लैंग्वेज एक्विजिशन एक बच्चा करता है, वो उसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद में है अनुवांशिकता और वातावरण। अनुवांशिकता क्या है, हेरिडिटी, यानी कि बच्चे को अपने माता पिता से जो चीज़ें मिलती है, अपने बॉडी में बोलो, अपने जो मेंटल कैपेसिटीज़ की शक्ल में बोलो, तो वो सारी चीज़ें अनुवांशिकता कहलाती है। हेरिडिटी है, हेरिडिटी को कोई भी बदल नहीं सकता है। वातावरण बदला जा सकता है लेकिन हेरिडिटी जो है वो बदली नहीं जा सकती है, राइट। और उसके बाद में है वातावरण यानी हमारा परिवेश। तो इस वातावरण यानी इसकी अगर हम और थोड़ी सी बात करें तो वातावरण या परिवेश जो बच्चा जिस घर में अपने आसपास में रहता है, राइट, इसके प्राइमरी और सेकेंडरी वातावरण या परिवेश होता है, इन्वायरमेंट होता है। जैसे अपने घर का जो वातावरण है उसे हम प्राइमरी इन्वायरमेंट कहेंगे, फिर बच्चा बाहर निकलता है तो उसे हम सेकेंडरी, तो ये हो जाता है। लेकिन आपको सिर्फ अगर इनका मतलब भी समझ में आ जाता है तो ऑप्शन सेलेक्ट करने में ये बहुत सहायता पूर्वक हो सकता है। सॉरी इफ दिस वर्ड इज़ नॉट राइट, देन सहायता ये कर सकता है, लेकिन एटलीस्ट आपको अनुवांशिकता और वातावरण जो है आपको मदद कर सकता है, राइट। तो अधिगम, अर्जन, अनुवांशिकता, वातावरण, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैंने थोड़ा थोड़ा आपको ये भी
समझा दिया हो। तो हमने इस तरह से हमारे आज के वीडियो में सीटेट को किस तरह से क्रैक किया जाए, उसके शॉर्टकट्स क्या क्या है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जिन पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, वो सारी बातें डिस्कस कर ली है। आई एम श्योर कि इसके बाहर से तो कुछ पूछा नहीं जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।